बच्चों नमस्ते। आज की कक्षा में हम इतिहास और राजनीतिक विषय में जो हमारा राजनीतिक विज्ञान जो विषय है उसमें हम तीसरा पाठ देखेंगे। हमारे तीसरा पाठ है राजनीतिक दल। तो तुम्हारे पास में किताब सामने है, आवश्यक बातों को आप नोटबुक में लिख सकते हैं या किताब में ही आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो चलो आज हम राजनीतिक दल इस पाठ का परिचय देखेंगे। पहला जो हमारा मुद्दा है वो है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल किसे कहते हैं, पहले विषय को समझ लो, परिभाषा देखेंगे। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए लोग एक साथ मिलकर संगठन की स्थापना करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, वह कहलाता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल की यह परिभाषा। सत्ता स्थापित करने के लिए राजनीति करते हैं, चुनाव में जीत कर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और वो कहलाता है राजनीतिक दल। अन्य संस्थाओं और गुटों की तरह ही राजनीतिक दल भी सामाजिक संगठन होता है। वो एक प्रकार से समाज के हित में काम करता है, इसलिए वो सामाजिक संगठन के रूप में विख्यात है, यह माना जाता है। राजनीतिक दलों की विशेषताएं। राजनीतिक दलों में क्या क्या आता है अब इसके बारे में देखेंगे। परिभाषा हमने देख ली है। सर्वप्रथम चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य है। चुनाव, जब भी चुनाव होते हैं वहां पर लड़ना और सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी एक विचारधारा होती है, एक राय होती है, एक सोच होती है। अपनी अपनी सोच के लिए सभी राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं। अपने जो उद्देश्य है, अपनी जो विचारधारा है वो जनता के समक्ष रखते हैं और वो बताते हैं कि हम चुनाव में जीत कर आने के बाद में हम इस क्षेत्र में कार्य करेंगे। वो कहलाता है दल का जनाधार। हमारे भारत में अनेक राजनीतिक पार्टी है, उन सब की विचारधारा अलग अलग है। हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर की विचारधारा अलग है पार्टियों की और प्रांतीय स्तर की विचारधारा अलग है। तीसरा है राजनीतिक दल अपने अपने विचारधारा पर आधारित कार्यक्रम निश्चित करते हैं। उनकी जो सोच है पार्टी की, दल की, उसके हिसाब से राजनीतिक दल कार्य करते हैं। बहुमत प्राप्त करने वाला जो दल होता है बच्चों, उसको सत्ताधारी दल कहते हैं। जो दल बहुमत प्राप्त करता है उसको सत्ताधारी दल कहते हैं और जिसको बहुमत प्राप्त नहीं होता उसको विरोधी दल कहते हैं। तो अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे भारत में, तो बीजेपी और उनके जो घटक दल है उनको क्या है, बहुमत है, और कांग्रेस को बहुमत नहीं है तो कांग्रेस विरोधी दल है और उनके और भी पार्टी है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो बहुमत है कांग्रेस को, शिवसेना को और राष्ट्रवादी कांग्रेस को, और बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो विरोधी दल के रूप में महाराष्ट्र में काम करती है। यह अतिरिक्त जानकारी आपको केंद्र और राज्य के बारे में आपको बताया है। राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच में एक सेतु का कार्य करती है। राजनीतिक दल जनता की मांगों तथा शिकायतों को सरकार के पास पहुंचाती है और सरकार नाना प्रकार के योजना बनाकर लोगों की समस्याओं को दूर करती है। अब देखेंगे हम दल रहित लोकतंत्र। हमारा जो तीसरा पॉइंट है क्या है, दल रहित। दल का नहीं रहना, रहित है ना, नहीं होना। लोकतंत्र में दल बनाकर चुनाव, राजनीतिक दल कैसा है, लोकतंत्र में दल बनाकर सत्ता में नहीं आना तो ऐसे कुछ लोगों की राय है।
ये मैं बता दूं आपको, जिस लोकतांत्रिक राज्य में दलीय व्यवस्था नहीं होती, जहां लोग अथवा जनसम्मतिय राज्य का शासन चलाती है, उस लोकतंत्र को दल रहित लोकतंत्र कहते हैं। यानी लोकतंत्र है लेकिन विभिन्न प्रकार की पार्टियां नहीं रहती, बिना दल बनाकर लोगों का विकास करना, जन कल्याण का कार्य करना, उसको कहेंगे दल रहित लोकतंत्र। मैंने ये समझा कर दिया है। अब देखो, यहाँ पर कुछ विद्वानों की राय है कि राजनीति दल की कोई आवश्यकता नहीं है, दल बनाकर हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मानवतावादी दार्शनिक मानवेंद्रनाथ रॉय ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि लोगों की सेवा करना है या राजनीति में भाग लेना है तो जरूरी नहीं है कि दल होना चाहिए, पार्टियां होना चाहिए। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राष्ट्रवादी, शिवसेना हो, इनकी कोई जरूरत नहीं है। बिना दल के भी हम लोगों की, समाज की सेवा कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। दूसरा है प्लेटो और अमेरिकन संविधान के निर्माताओं। अमेरिका में भी संविधान है बच्चों, हर देश में संविधान रहता है, हर देश में नियम रहते हैं, उन नियम के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो जो विद्वान है और जो प्लेटो है, यूनानी विद्वान, इन्होंने कहा कि दल रहित लोकतंत्र होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पार्टी का गठन हो, पार्टी का गठन न करके हुए भी लोगों की सेवा कर सकते हैं। जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे ने भी दल पद्धति के नकारात्मक परिणाम के बारे में बताया है। यह हमारे भारत के दो विद्वान हैं, इन्होंने भी अपनी राय, अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनका कहना है कि जरूरी नहीं है कि पार्टी का गठन करना चाहिए लोगों की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। हमको दल न बनाते हुए भी सेवा किया जा सकता है और इसके क्या है, दुष्परिणाम निकलते हैं, ऐसा इनका कहना है। अब क्या आप जानते हैं, अब हमारे भारत में दल पद्धति के बारे में देखेंगे। जब एक ही राजनीतिक दल के हाथ में लंबे समय तक सत्ता होती है और अन्य राजनीतिक दल प्रभावहीन होते हैं, तब उस पद्धति को एक दलीय पद्धति कहते हैं। एक दल है, कोई भी दल पकड़ लो आप अपने मन में, आप भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस रख सकते हैं, या आप राष्ट्रवादी कांग्रेस रख सकते हैं, या शिवसेना रख सकते हैं। उस दल का प्रभाव ज्यादा रहता है, बाकी का कम रहता है, उसको एक दलीय पद्धति कहते हैं। जैसे कि अभी केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के पास में उनको बहुमत मिला है, इसलिए उनको भी कह सकते एक दलीय पद्धति। जिस शासन पद्धति की राजनीति में दो दल प्रभाव में होते हैं और इन्हें दोनों दलों के हाथों में वैकल्पिक रूप से सत्ता रहती है, उसे द्विदलीय पद्धति कहते हैं। यहाँ पर एक से ज्यादा पार्टी आती है या दल आते हैं। अब हम इसका महाराष्ट्र का उदाहरण दे सकते हैं। महाराष्ट्र में बच्चों, हम महाराष्ट्र प्रांत में रहते हैं, राज्य में रहते हैं। महाराष्ट्र अभी मौजूदा समय में महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सत्ता है, सरकार है। एक है शिवसेना पार्टी, दूसरी है राष्ट्रीय कांग्रेस और तीसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस। इन तीनों दलों ने मिलकर सरकार का गठन किया है, इसलिए उनको द्विदलीय या त्रिदलीय पद्धति कहते हैं। जिस शासन पद्धति में कई राजनीतिक दल सत्ता की होड़ में होते हैं और उन सभी दलों का कम अधिक मात्रा में राजनीतिक प्रभाव रहता है, उस पद्धति को बहुदलीय पद्धति कहते हैं। 3 से 4, 2 से ज्यादा, 4 से 5 और ज्यादा से ज्यादा दल रहते हैं और सत्ता उनके हाथ में रहती है, शासन चलाते हैं, तब उसको क्या कहेंगे, बहुदलीय पद्धति कहेंगे। इसके पहले जब 1990 या 91 के दशक में जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो अनेक दलों ने मिलकर सरकार चलाई थी, बनाई थी, तब उनको कहेंगे बहुदलीय
पद्धति। तो हम यहाँ पर रुकेंगे पहले भाग के लिए, अब थोड़ी देर में दूसरे भाग के में उपस्थित होंगे।